हमारी हुकूमत की और है और जब भी आई तो रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान फवाद अनवर। अपने आज के इस प्रोग्राम में कुछ करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात करेंगे और ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि एसपी ताहिर दावड़ के शहीद होने के बाद अब जो सूरत हाल है इस पर हुकूमत के ऊपर भी कई सवालात उठ चुके हैं। गो कि वजीर मुमलिकत बराए दाखिला जनाब शहरियार आफरीदी साहब ने फ्लोर पर खुद जो है इस हवाले से कई वजाहतें भी दी और हुकूमती इक़दामात क्या कुछ रहे हैं इस हवाले से भी सबको आगाह किया। लेकिन दरअसल उनके तमाम तर स्टेटमेंट्स ने भी कई सवालात उठा दिए हैं। जहां एक तरफ इस्लामाबाद के अंदर नज़्म लगभग कई 100 कैमरों के खराब होने की भी इतलात हैं और साथ साथ सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब ये तक बातें की जा रही हैं कि 15 रोज तक वफाकी हुकूमत क्या कुछ करती रही, कैसे एक पुलिस अफसर को इस्लामाबाद से अगवा करके अफगानिस्तान ले जाया गया और फिर वहां ले जाकर शहीद कर दिया गया। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ ये भी बात करेंगे कि जनाबे आसिफ अली जरदारी साहब एक बार फिर हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके पीछे क्या यही मामलात हैं कि जिस तरीके से हम ये इतलात आते हुए सुनते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी अकाउंट्स के बहुत सारे मामलात गालिबन जनाबे आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बात में किस हद तक हकाइक है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब जहां से कुछ अर्से कबल ही मुफाहमत का हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे थे मौजूदा हुकूमत की तरफ, लेकिन अब उनका रवैया खासा खिंचा खिंचा दिखाई दे रहा है। साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर जो गैर पार्लिमानी जुबान है इसके भी खूब तबसरे और तज्जिए हो रहे हैं और खुद चेयरमैन सेनेट ने यह तक कह दिया है कि वफाकी वजीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब जब तक ऐवान में आकर माफी नहीं मांगेंगे उस वक्त तक ऐवान में दाखिले पर उनके लिए पाबंदी है। अलबत्ता इस हवाले से रिस्पॉन्ड किया खुद प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने और उन्होंने ये कहा कि किसी भी वजीर की तज़ीक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसके बाद फवाद चौधरी साहब ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि चेयरमैन सेनेट को गैर जानिबदार होना चाहिए और कुछ इशारे इस तरह के भी मिलते हैं कि गालिबन चेयरमैन सेनेट के खिलाफ किसी तरह की कोई तहरीके अज़्म एतमाद भी आ सकती है। तो एक भौचाल किसी कैफियत है। गो के कहा जा रहा था कि 100 दिन के अंदर बड़ी तब्दीलियां देखने में आएंगी, बड़ी मुस्बत सिमत में पाकिस्तान चलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस वक्त अगर मौजूदा सूरत हाल को देखें तो एक तरफ जहां बिजली गैस तेल की कीमतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि हुकूमत 100 दिनों के बाद अब ये कहती हुई दिखाई देती है कि ये जो मसाइल हैं ये पुरानी हुकूमत के तोहफे में दिए गए मसाइल हैं, जिसके बाद अब इन तमाम तर मसाइल से निमटने के लिए हुकूमत को कुछ मजीद वक्त दरकार होगा। इन तमाम तर मामलात पर दो टोक गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नजीब हारून साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन के लिए मौजूद हैं और रुकने कौमी असम्बली भी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप अपना कीमती वक्त हमें देने जा रहे हैं। शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ फरमाएं जनाब समीर मीर शेख जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं और इन तमाम तर मामलात पर जरा इनसे भी आज दो टोक गुफ्तगू करेंगे। समीर बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। नजीब साहब, सर मैं इब्तिदा में ये बात करूंगा, ये जो एसपी ताहिर दावड़ का अगवा होना, फिर उसके बाद शहरियार आफरीदी साहब का जब ये मामला उठा कि जी वो गायब हैं इतने दिनों से, तो उस वक्त ये कह देना कि जी ये हसास मामला है, इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफिंग दे दी गई है, लेकिन कोई मामलात संजीदगी से हल करते हुए नहीं दिखाई दिए उस वक्त। लेकिन जब उनकी शहादत की खबर आ जाती है उसके बाद फिर अफगान हुक्काम की जानिब से भी एक्सेप्ट कर लेना, फिर उनकी मैयत लाना और फिर जो है तमाम तर इशूज हो जाना, तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। नजीब साहब, आपको लगता है इस मामले को संजीदगी से गवर्नमेंट ने हैंडल किया? देखिए, इसमें सवाल उठने चाहिए और तभी बेहतरी आएगी। जो नज़म है यानी पाकिस्तान के अंदर किसी भी सूरत हाल को हम आइडियल नहीं कह सकते इस वक्त, और ये तसलसल है पीछे से। ज़ाहिर बात है कि आप उसको सही करेंगे, फिक्स करेंगे, जो भी उसके अंदर बेहतरी आनी है या फिक्स होनी है चीज़ें वो होनी है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें जितना जल्द कोई एक फाइनलिटी के साथ अगर तहकीकात और चीज़ आ जाए कि वाक़यात का सीक्वेंस क्या था और क्या हुआ,
वरना स्पेकुलेशन चलती रहेगी। मैं समझता हूँ इस वक्त ज़्यादा स्पेकुलेशंस पे बात हो रही है, ठीक, और हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, ठीक, और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि चंद फ्यू डेज में जो फैक्ट्स हैं वो रियल फैक्ट्स टेबल के ऊपर आ जाएंगे, और जहाँ जहाँ लैप्सेस हैं वो उनको सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसमें तो किसी को इबाम नहीं है कि अफ़गान क्या सूरत हाल है, नॉर्थ के अंदर क्या सूरत हाल है, और ये एक बड़ा सानिया है कि एक हाजिर सर्विस अगवा हुआ और इस तरीके से उसकी जान शहादत हुई। तो मैं समझता हूँ कि इस पे हुकूमत की और जो भी इदारे हैं उनकी एक फाइनल रिपोर्ट आ जाए, तो उसके ऊपर बाद में हम तबसरा करते तो हैं। मुझे ये बताएं, सिर्फ इजहार अफसोस कर देना या दुख का इजहार कर देना क्या ये काफी है? कई सवालात उठ रहे हैं। एक तरफ तो जहां पर एक एसपी का अगवा होना ये एक बहुत बड़ा सवाल है, फिर हमारे शरियार अफरीदी साहब का सिर्फ ये कह देना कि जी इस्लामाबाद में जो कैमरे नस्ब हैं उससे एक किसी शख्स की शक्ल नहीं देखी जा सकती, गाड़ी का नंबर ट्रेस नहीं किया जा सकता, फिर उसके बाद उस शख्स को बन्नों के रास्ते अफगानिस्तान ले जाया जाता है, जिसके बाद उसको कत्ल कर दिया जाता है। खुद हमारी पाक फौज ये कह रही है कि ये सिर्फ किसी दहशतगर्द तंजीम का मामला नहीं लगता, चूंकि जो इस पर अफगान गवर्नमेंट का भी रवैया है वो बड़ा एक तशवीशनाक रवैया है। तो उस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कोई स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं लेना चाहिए था सर, या हमें ये इंतजार करना होगा कि जी हम तहकीकात करवाएं फिर मामला? खास तौर से अफगान मामले के अंदर हिस्टोरिकली इंडिया के अंदर कोई वाकया होता है ना तो वो ठग करके पाकिस्तान पर ठोक देते हैं। इट्स वेरी सेफ कि फिर बाद में तहकीकात होती रहे कि कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अफगान मामलात अभी ऐसी जगह पे हैं कि इसमें हमें सेंसिटिव रहना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए और बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, और जब तक हमारे पास मुकम्मल इत्तलात ना हो, सबूत के साथ ना हो, इस तरह से उसके ऊपर मलबा नहीं फेंक देना चाहिए। तो मैं से काम लेंगे सर? मैं जो ये बात नहीं, मैं क्या बात कह रहा हूँ, मैयत वहां से आ रही है, वो तो जब एक बंदा अगवा होके यहाँ से वहां चला गया तब भी आप बोल रहे हैं कि अभी हमें एहतियात से काम लेना है। और हमारे मुल्क के अंदर भी और अफगानिस्तान के अंदर भी जो एक्स्ट्रा पॉलिटिकल फोर्सेस हैं जो वो हैं, बट एटलीस्ट हमारे अंदर इतना करेज तो होना चाहिए कि अगर एक हमारा हाजिर सर्विस अफसर किसी और मुल्क में जाकर कत्ल कर दिया जाता है और उसके ऊपर भी हम कोई स्टांस नहीं ले, हम ये बोलेंगे तो बड़ा क्लियर है ना कि मैं ये स्टांस बड़ा क्लियर है कि ये सब बहुत बड़ा संगीन हादसा है और इंटरनल चैलेंजेस को फिक्स करना पड़ेगा। देखिए पाकिस्तान के अंदर ये तो अनफॉर्चुनेट, पाकिस्तान के अंदर ये तो वहाँ से अगवा हो गए और वहाँ चले गए और वहाँ हो गया। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेट सिटिंग प्रेसिडेंट्स के ऊपर हमले हुए हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ माजी के मामलात से माजी से सीखना है ना और उनको फिक्स करना है ना। तो और इस वक्त जैसे ये 3 महीने जो इस गवर्नमेंट के हुए हैं और उस चीज़ को फिक्स करने के अंदर वक्त लगेगा। और मैं तो मतलब खुदा ना खास्ता आप ये इंडिया दे रहे हैं कि हम किसी भी सानहे के लिए तैयार रहें, चूंकि ये गवर्नमेंट नई है तो बड़े मामला सुने जो हमारे जो 70 साल के जराइम है, जो 30 साल के इन 2 पार्टियों के जराइम है और पिछले 10 साल के खुसूसी जराइम है, उनकी सजा आज हर पाकिस्तानी भुगत रहा है। जिस खौफ, हिरास, अगवा, देखिए ये मैं ये कह रहा हूँ, गवर्नमेंट का स्टेटमेंट नहीं आ रहा, कोई भरपूर गवर्नमेंट के, हमारी वजारत खारिजा का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। गवर्नमेंट के खिलाफ जिम्मेदार हुकूमत जो है वो एक तो ये हो सकती है ना कि आपने माइक आगे किया और वो बयान दे दिया जाए। इसका अफगानिस्तान 2.5 घंटे ताखीर आपको करवाता है उनकी मैयत वापस करने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस मामले को सारा जो रिटेलिएशंस हैं, चीजें हैं, देखना यही होता है जो संजीदा गवर्नमेंट होंगी, जो मुल्क का ख्याल करेंगी, क्योंकि रिलेशनशिप्स आपको अपने इर्द गिर्द अगर कोई लैप्सेस बाजी के अंदर है, हाजिर सर्विस पुलिस अफसर ठीक है जो कि अपनी जो शराफत है, क्या आपके पास या मेरे पास या किसी के पास भी इस वक्त स्पेकुलेशन के अलावा कोई एक ऐसी ऑफिशियल रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि जहाँ जो जितनी चपतें जहाँ लगनी चाहिए, अफगानिस्तान से उस शख्स की उस शहीद की बॉडी मिल रही है और आप बोल रहे हैं कि इसके अलावा अभी भी हम स्पेकुलेशन। देखिए मैं अगर हमें कोई चीज़ शर्म के बहुत सारे मौके माजी में भी रहे, ये जो उसामा बिन लादेन
चलिए सर, सुनिए, ये सुनिए, ये बड़े मैं मामला आपको है। ये बता रहा हूँ कि उसामा बिन लादेन हमारी सरजमीन से बरामद हो जाता है और वहां पर एक थर्ड फोर्स आके एक्शन करके उसको मार के निकल जाती। मैं कह रहा हूँ इन चीजों को फिक्स होना है और इन चीजों के ऊपर काम होना है और इन चीजों पे ये जो इस वक्त तमाशा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर उनसे हट के इनके ऊपर पॉलिसीज बननी है अपने नेबर्स के सिलसिले में भी, चाहे वो अफगानिस्तान हो, ईरान बिल्कुल हो ठीक। और पाकिस्तान अगर इस वक्त सऊदी अरेबिया या सालिस का किरदार आगे बढ़ के कर रहा है तो वो हाई ग्राउंड पाकिस्तान ने अंदर फाइन एनफ, बिल्कुल ठीक है। समीर, मुझे ये बताइएगा, जो थिंक एज अ पाकिस्तानी अगर मैं आपसे पूछूं, पुट पॉलिटिक्स असाइड, नजीब साहब की बातों से आप किस हद तक जो है वो मुतमईन है? मैंने आपसे ये बार बार कहा है कि पुट पॉलिटिक्स असाइड सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद साहब, अगर एज पाकिस्तानी मुझसे पूछें तो मुझे बहुत दुख हुआ नजीब साहब की बातें सुनकर। ये मुझे जितना दुख हुआ, ये जो लवाकीन हैं हमारे शहीदों के, उनको इनकी बातें सुन के उससे ज़्यादा दुख हुआ होगा। इनकी आज ये बातें सुनकर ताहिर साहब की फैमिली पे क्या गुजरेगी आप ये बताएं मुझे। एक वो पुलिस ऑफिसर जो इस मुल्क की खिदमत कर रहा है, दफा कर रहा है, उसको पाकिस्तान की सरजमीन से गायब कर दिया जाता है और हमारी जो प्रेसिडेंट हुकूमत है उसका कोई स्टांस नहीं आता, लेकिन एक फेडरल मिनिस्टर की जमीन में भैंस घुस जाती है तो रातों रात आईजी इस्लामाबाद को रिमूव कर दिया जाता है। दिस इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ फेलियर ऑफ द डिप्लोमेटिक पॉलिसीज। बाकी पॉलिसीज तो अब छोड़ दें आप, बट दिस इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ फेलियर ऑफ द डिप्लोमेटिक पॉलिसीज के हमारा फॉरेन मिनिस्टर अभी तक इतने दिन लग गए, कोई इनकी रिपोर्ट नहीं आई, कोई कुछ नहीं आया। मतलब क्या मजाक बना रहे हैं ये इस मुल्क को? इन शहीदों की लवाकीन के साथ मजाक कर रहे हैं, हमारे जितने बाकी लोग शहीद हुए उनका मजाक उड़ा रहे हैं ये बातें करके। अब अगर एज ए रहनुमा पीपल्स पार्टी की से मैं बात करूं तो मैं आपको बताऊं, चाइना गए, फेल्ड पॉलिसी, सऊदी अरेबिया गए, फेल्ड पॉलिसी, इतनी बड़ी बड़ी बातें की कि इतना पैसा आ रहा है और उसका सऊदी अरब में जाके फेल पॉलिसी, आपने कोई देखा फंड्स आए अभी तक? बिल्कुल वो सवाल से अगर आप इन टोटल बात करते हैं तो इट वाज अ कंप्लीट डील ऑफ $12 बिलियन। वेयर इज दैट $12 बिलियन? अब वही वाली बात है, ये आप ये चाह रहे हैं कि वो चाइना से कहां है? ब्रीफकेस में जो है वो पैसे लेके आएंगे, आप ये चाह रहे हैं सर? कोई आप मुझे बताएं ना, 20 साल के जो मुजरिम हैं जो वो इनकी पार्टी में चले गए सारे, इन्होंने जो 30 साल के मुजरिम हैं वो इनकी पार्टी में। ये बड़ी मजे का केस आपने बात की, मैं चुप करके सुन रहा था। अब थोड़ा सा आप आराम से करें, आप आराम से करें। गो है, इनका मसला ये है कि ना इनका प्राइम मिनिस्टर बात करने देता है, ना इनके मिनिस्टर्स बात करने देते हैं, ना अवाम को जवाब देते हैं, ना पार्लियामेंट में जवाब देते हैं। नहीं, इतनी बार कौम से खिताब हो रहे हैं, खुद अब 29 तारीख को भी कौम से खिताब होगा। 100 डेज मुकम्मल होने पर क्या कुछ अचीव किया, सब कौम को आगाह किया जाएगा सर। और इलेक्शन से पहले क्या बोला था 100 डेज के बारे में? दे हैव अ रोड मैप और प्रॉपर हर हवाले से पॉलिसी। रोड मैप लीड्स टू वेयर? टू द डेस्टिनेशन। बनीगाला। देयर इज नो रोड मैप। वेयर आर दोस प्रॉमिसेस जो जिसपे लोगों ने इनको वोट दिया या इनको सिलेक्शन करके लाए गए, वो वादे कस्में कहां हैं? वो इनसे सवाल करें ना। आज 3 महीनों में हमारा टोटल डेफिसिट $7.48 बिलियन डाउन है। आप कह रहे हैं चाइना ने पैसे दिए, सऊदी कहां है, यूएई ने कहां है वो सब बातें? फेल्ड पॉलिसी, फेल्ड प्रॉमिसेस, टॉल क्लेम्स, दैट्स अबाउट इट। नथिंग सब्सटैंशियल इनके हाथ में आया अभी तक। ठीक है सर, मुझे फिर ये बता दें अब एक और चीज मैं बताऊं, इनके फवाद चौधरी साहब बोलते हैं कि ये पुरानी हुकूमतों की वजह से ही हाल हो रहा है। तो पुरानी हुकूमतें तो आप ही थे, बोलते हैं हुकूमतें आप थे, ये पार्ट ऑफ द पीटीआई में भी थे, मुशर्रफ में भी थे, फवाद चौधरी की स्पेसिफिकली अगर बात करें। ओके। वैसे मैं यानी बहुत पीपल्स पार्टी जो एक जमाने में नेशनल पार्टी थी, जमाने में नेशनल पार्टी, अब आप उसको एक प्रोविंशियल पार्टी के तौर पे मिटती मिटाती घिसती पिटती पिटाती इस वक्त आके एक जजीरे तक एक जजीरे पे आके महदूद हो गई है। वेरी वेरी सैड। और मतलब है सिंध को एक जजीरा बोल रहे हैं, ये तो इनका हाल है। नहीं, एक नेशनल पार्टी वहां से वहां के इस कोने में। और मैं समझता हूं कि सिंध के अवाम भी इंशाअल्लाह ताला इनको आइंदा टोटली रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि जो सिंध की हालत है आप ये देखें, जो सिंध जैसे केपी में इनको रिजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन केपीके के अंदर 2/3 मेजोरिटी के साथ बाई इलेक्शन में आप देख लेना हाल कि केपीके ने कभी 2 दफा कंटिन्यूअस नहीं दिया परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर, अगली दफा तब्दीली, हर बार तब्दीली। अच्छा, लेकिन ये पहली दफा
70 साल के अंदर ये रिकॉर्ड बना कि के at least वही government नहीं, के और बाद 2/3 मेजोरिटी के साथ अल्लाह की मेहरबानी से परफॉर्मेंस का वक्त आया है। इस वक्त तो ये हो रहा है कि साहब जैसे कमीशन जो बंद कर दिया momentum- ना इनने। जो मोमेंटम था हाँ। और जो सूरत हाल थी सारी की सारी, उससे निपटा जा रहा है इमरजेंसी की सूरत हाल में। अच्छा। और पीटीआई की अपनी पॉलिसी और अपने रिफॉर्म जो है वो अब पुट इन टुगेदर होंगे, मुझे और समीर- जब समीर, इन मुझे प्लेस सवाल होंगे करने तो दीजिए। उसके रिजल्ट आने के नजीब अंदर साहब टाइम वक्त। सर मुझे सिर्फ ये बताइएगा, मैं एज अ लेम व्यूअर जो कि इस जी, वक्त जी, हमारे जी। जो पॉलिटिक्स को सिर्फ उस हद तक समझते हैं कि जितना टीवी शोज पे हम देखते हैं, सर यही खान साहब थे, ये मैं हर किसी से सवाल पूछ जी, के जी, तक गया, पूछिए। जो कि उस वक्त कहते थे कि जी हम अगर गवर्नमेंट में आ गए तो हम पता नहीं क्या क्या कुछ कर देंगे। सर 100 डेज प्लान, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क है। वो ये तक कहते थे कि जी मैं अपने वालिद साहब से पैसे उधार लेना जो है उसको बेहतर नहीं समझता, किसी और के पास कशकोल लेके कैसे जाऊंगा। आज सऊदीया की तरफ हम इसीलिए गए, चाइना की तरफ हम इसलिए गए, यूएई की तरफ इसलिए गए, मलेशिया की तरफ इसीलिए जाएंगे। सर ये फिर एक तरफ हम ये कहते हैं, दूसरी तरफ हम यूटर्न ले लेते हैं, ये फिर पॉलिसी क्या है? फिर हम बोलते थे आवाम को रिलीफ देंगे, ये बिजली की कीमतें बढ़ा के आपने रिलीफ दिया है, गैस की कीमतें बढ़ा के आपने रिलीफ दिया है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के आपने रिलीफ दिया है, रिलीफ है किधर सर? देखिए ये 2-3 बातें गड़बड़ आप हो रही हैं। एक बात थी कि IMF कि जिसके शिकंजे के अंदर तीसरी दुनिया का हमारा मुल्क जकड़ा हुआ था, तो उसके बाद जाना एक रग़बत के साथ और एक कराहत के साथ जाना, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। पहले 2 महीने इमरान खान साहब निकले सऊदी अरेबिया, यहाँ पर भी गए, उसके बाद चाइना और दीगर दोस्त ममालिक के साथ, ताकि जो जो हमारे मसाइल हैं वो ज़ाहिर बात है कि जब इस तरह का कोई सख्ती का वक्त आता है नहीं, तो उस वक्त और पे जो नहीं बोलना करंट चाहिए अकाउंट ना। का डिफिसिट था, सर वो सारे प्रॉब्लम्स थे। देखिए वो तो ये फिर उस वक्त कहना चाहिए था ना। ये बात सर, ये बात है आप अगर इस शो में आए हैं तो लाजमी सी बात है आपने प्रिपरेशन पूरी की है, अच्छा, कंप्लीट होमवर्क के साथ आप यहाँ बिल्कुल हैं। से। अगर आपको इस हद तक आप श्योर थे आपको कि you are going to formulate the government, sir। 500% श्योर किस वजह से? सुन लें कि जो दूसरों ने चढ़ाया हुआ है उसका सूद आप ये देखें। एक प्लीज अंडरस्टैंड कि जो ये तो फिर पिछले उस वक्त आप कौन को बताते ना कि जी ठीक है, 5 साल पूरे इसी में निकल जाएंगे ब्लेम गेम में। आप मुझे उतारने के लिए हमें अपने दोस्त ममालिक की तरफ जाना पड़ेगा, आप मुझे बताएं, हमें कशकोल उठाना आप पड़ेगा। मुझे बताएं जो अंधाधुंध बेदरेक कर्जे लिए गए और जिनको ऐसे नॉन प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाया गया कि जिनसे रेवेन्यूज नहीं आ रहे, कोई इनफ्लोज नहीं है कि उनका वो हम प्रिंसिपल और उनका इंटरेस्ट अदा कर सकें, तो ये तो इनकी वारदातों का खमियाजा वो भुगत रहे हैं। ओके, आप ये कह रहे हैं कि अच्छा, चूंकि और इन्होंने जब ये 5 साल के बाद इंशाल्लाह ये हुकूमत पूरी करेगी अपना टर्म इंशाल्लाह ताला, तो पता चलेगा कि कर्जे कितने बड़े, ये पता चलेगा कि फिर उसके बाद ठीक है, this IMF is के प्रोग्राम में just दोबारा the जाना starting पड़ता time, है। तो आप ये बोलते हैं इतना leverage मैं तो आपको ये मिलना कह रहा हूँ कि चाहिए। जो पिछली हुकूमतों के जराइम हैं उनको उनकी खातिर उन्होंने वो जो काम कभी नहीं किया वो करना पड़ा। किया एक और कड़वा इस घोट- मुल्क एक कड़वा घोट पिया, को ठीक इस है। मुल्क को घड़े में से निकाल एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद कुछ जरा असेंबली के मामला पर डिस्कशन करेंगे और खास तौर पर नजीब साहब की मौजूदगी का यहाँ पे फायदा ये जरूर उठाएंगे कि जो प्रॉमिस खान साहब ने किया था 50 लाख घरों का, वो जी 50 लाख घर वो एक आम आदमी के लिए क्या बहुत आसान है लेना, लेकिन जो कंडीशन गवर्नमेंट की तरफ से लगाई जा रही है वो क्या वाकई का आम आदमी के लिए फिजिबल है या नहीं, और 1 करोड़ नौकरियों के ऊपर भी जरा बात होगी। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद नजीब साहब सर जरा ये मुझे बता दीजिएगा, मैं चाहता हूं मैं सभी की तरफ जाऊं लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो इस वक्त असेंबली का हम माहौल देख रहे हैं, गो के ताहिर डावर साहब का एक इशू बहुत छोटा इशू नहीं है सर, इसके ऊपर जितनी डिस्कशंस की जाएं वो कम हैं, इसके ऊपर हुकूमत को जवाब देना होगा और वजारत दाखिला का कलमदान चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद अपने पास रखा हुआ है तो लाजमी सी बात है ही हैज टू गिव आंसर्स, और खुद अब असेंबली के अंदर ये बातें की जा रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को आना पड़ेगा और इस पूरे मामले पर पूरी पार्लियामेंट को एतमाद में लेना पड़ेगा सर। लेकिन जो पार्लियामेंट का माहौल है, आपको लगता है ये बेहतर माहौल है? इस तरीके से जातियात की बातें, ये कौम का पैसा है जो कि सेशंस पे लगता है, इस पे तो कानून साजी होनी चाहिए, ये इन बहस मुबाहिसे में इसको जरा सा आप चेक करें कि पिछले 2.5 महीने के अंदर जो भी 80, 82, 85 दिन हुए हैं, कितनी कैबिनेट मीटिंग्स हुई,
क्योंकि सब जब एक सारे चूल्हे आपके ठंडे पड़े हुए हों, जबकि आपका किचन के अंदर कुछ काम ही ना हो रहा हो, तो उसको रिवाइव करने के लिए ये एक अलग अलग 3 महाज हैं। कानून साजी के लिए असेंबली, ठीक है, कानून साजी चूंकि कानून के अंदर जहां जहां सक्षम है, जहां जहां पे और आपको जब एक बड़ा काम करना है, इस मुल्क को तीसरी दुनिया के गड़े में से निकाल के बाहर लेके जाना है, तो कानून तो वो उस तरह के बने हुए कि जो नैब के कानून के ऊपर भी अब ये हुकूमतें तबसरा कर रही हैं, लेकिन 10 साल ये इक़्तिदार में थे और लेकिन इतना पुरसुकून थे कि जो मेरे जुराइम है वो ये आके मुझे बचा लेंगे, और जब ये जराइम करेंगे तो मैं आके बचा। ये तो इनकी बारियां टूट गई और इमरान खान साहब बीच के अंदर आ गए, जो ये इतना बेहंगम चल रहा है। तो एक तो बात ये, तो जितनी रेगुलरली कैबिनेट मिल रही है, जितनी टास्क फोर्स, क्योंकि अभी तक पीटीआई की अपने मैनिफेस्टो की जो पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन अब विद जो टास्क फोर्स के होमवर्क के बाद, क्योंकि जब आप हुकूमत के अंदर आते हो, क्योंकि पीटीआई कभी भी हुकूमत में नहीं रही, तो तभी तो ये सवालात उठ रहे हैं, तो सवालात उठने चाहिए। क्योंकि एक बात फवाद साहब, एक बात भूल रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, फिर आप सबसे हवाले से हमारे पास जो है वो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे पास फला मौजूद है, हमारे पास ये एक्सपर्ट्स मौजूद है। एक्सपर्ट्स कौन से कि जिनकी इंटेग्रिटी है। और एक बात गौर करेंगे, एक बात सिर्फ गौर करें कि जो दवा बार बार इस्तेमाल हुई और मरीज की हालत ये हो गई जो इस वक्त पाकिस्तान की हालत है, वो दवा तो इमरान खान साहब इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। सो अब जाहिर बात है कि जब लोगों को तकलीफ हो रही है देख के कि यार ऐसे तो पहले नहीं हुआ था, तो अब ऐसे ही इंशाअल्लाह ताला के जो मैंडेट उनको मिला हुआ है, इसके अंदर चाहे वो आपने घरों की पॉलिसी की, क्योंकि अगर आम आदमी तक पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंजन को स्टार्ट करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर, तीसरी दुनिया के अंदर खुसूसी तौर पे वो जो हाउसिंग एक ऐसा सेक्टर होता है कि जो लोगों को एक सेंस ऑफ ऑनरशिप होती है, उन्हें एक तहफ़्फ़ुज़ आता है। एक खानदान, एक नौजवान अपने बीवी, आपके पास जितने एक अपने बीवी बच्चों की परवरिश और तरबियत कर सकता है, बजाय इसके तो ये सारे काम पैरेलल हो रहे हैं। गवर्नमेंट का काम है और चूंकि आपने वादा किया तो ये और भी ज्यादा हाउसिंग के जो घर हैं, इसकी एप्लीकेशन में या कराची वाले कर, मैं ये पूछ रहा था। बिल्कुल, इसका जो पायलट प्रोजेक्ट था उसके अंदर कराची वालों के लिए नहीं, वही मैं बोला, वो तो ये सेकंड फेज में कराची में सबसे ज्यादा बनेंगे, क्योंकि कराची के अंदर सबसे बड़ा शहर है प्रोपोर्शनेटली, तो भाग्य प्राइम मिनिस्टर बन के यहाँ से और इसके अलावा तमाम जगह पे बनेंगे। रूरल अलग है, एक पाकिस्तान के अंदर रूरल जो कंडीशंस और जो मैटर्स रखे गए हैं, दे आर फीजिबल कि जी इतनी तनख्वाह की मद होनी चाहिए, इतने पैसे देने पड़ेंगे, इतना आप इसको पहले समझें। मैं आपको लेकिन पहले एक डेटाबेस बनता है, क्लब्ड इनकम है पाकिस्तान के अंदर, जो उसमें कोई आपका उस घर में, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई ना आपका रिश्तेदार होगा ना इनका, ना आपका 50,000 की अपनी सैलरी किधर से शो करेगा। मैं थोड़ा समझा दूं से अपने 6.5 लाख रुपए एक साथ यकमुश्त दे पाएगा। आप बोल रहे हैं सर ये गरीब के लिए घर बन रहा है। क्लब्ड इनकम इस तरह से होती है, क्योंकि क्लब्ड इनकम कैसे होती है कि 2 भाई हैं, कोई एक किसी की बीवी है, वो मिलके अगर बच्चा 40-50 हजार रुपए कमा रहे हैं, आज भी वो लोग जो है 12-14 यानी कि जो 20 से 25 हजार रुपए कमाता है, एक ही इंटरेस्ट रेट भी पूछ लीजिए जरा, इसके 3 बच्चे हैं, वो फिर भूल जाए उसका घर इंटरेस्ट रेट पूछ लेंगे इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, और पूरी दुनिया में क्या होता है ये पूछ इसका पूरा IRR आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जब 20 साल के ऊपर कैसे पता चलेगा ये कैमरामैन खड़ा है इसकी 20,000 है या 40,000 है, यहाँ तो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है, डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है लोगों की तनख्वाह। आज जब इन्फॉर्मेशन, ये तो आप जैसे रईस लोगों की डॉक्यूमेंटेड है, बाकी लोगों की किधर है डॉक्यूमेंटेड? जब ये इन्फॉर्मेशन जमा कराएगा, अब जब वो सब कैसे जमा कराएगा? वो ना टैक्स देता है ना उसको चेक पे मिलती है पेमेंट। अच्छा, तो आपके हिसाब से तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर तो ताले लगा देने चाहिए, फेल्ड है पॉलिसी। ओके फाइन, आप मुझे बता दें अगर इनकी पॉलिसी फेल है तो व्हाट वाज योर पॉलिसी सर? ज़िल्च। आज हम देख रहे हैं बेनामी अकाउंट्स का सिलसिला बेइंतहा जारी है। गो के अभी तक कोई भी अकाउंट को लिंक नहीं किया गया आपके को चेयरमैन तक, बट क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड सर। तो ये पॉलिसी आपकी थी, अरबों रुपए इस मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए चला जाता है बाहर, एंड नोबडी इज देयर टू स्टॉप। अगर आज ये स्टॉप कर रहे हैं तो आप लोग चीख रहे हैं सर। हम नहीं चीख रहे हैं,
हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड करें। एक मिनट मेरी बात सुन, आपने जब शो स्टार्ट किया आपने कहा ये बेनामी अकाउंट जो है वो उनकी जो क्या कहते हैं ट्रैक है वो आसिफ जरदारी साहब के पास जा रहा है, कैसे आपको पता है बात? दिस इज नॉट आई एम सेइंग, मैंने कहा ये बातें की जा रही हैं और जो केपी में अकाउंट्स खुल रहे हैं वो भी आसिफ जरदारी साहब की तरफ लिंक हो रहे हैं। कौन से वाले? जो केपी में अकाउंट्स मिले, जो पंजाब में मिले, वो भी आसिफ। नॉट एट ऑल, बट ये सो वहां क्यों नहीं जीआईटी बन रही? अनवर मजीद साहब को किसके दोस्त तस्वर किए जाते मेरी हैं? जान आप बताएं ना, पंजाब में जो अकाउंट्स मिले और केपी में मिले उसकी जीआईटी क्यों नहीं बन जस्ट रही? लीव इट, अब वो उसका भी बनेगी, तमाम तक यहाँ की पहले बनेगी, होनी चाहिए। अच्छा मैं इसका मुझे थोड़ा सा आपको आपको बताएं। बैकग्राउंड बता दूं, बिल्कुल। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें। लास्ट 5 ईयर्स से पीपल्स पार्टी की फेडरल में हुकूमत नहीं थी, ठीक है, ना नैब हमारे पास था ना एफआईए हमारे पास थी, तो कर लेते इंक्वायरी उस टाइम पे। आज ये अकाउंट जिसका कोई एविडेंस नहीं है, करते हैं कि आपका एक मुक्का है विद पीएमएलएन। देखिए, आज सेनेट में भी इन्होंने एग्जाम्पल ये तो ये जो claim दो कर रहे हैं नशिस्तें क्योंकि आप अपने पास दोबारा ले गए, उसमें पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी वर स्टैंडिंग टुगेदर। मेरी अर्ज सुन लें, ये तो ये क्लेम कर रहे हैं ना क्योंकि इनकी कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं है। इनके प्राइम मिनिस्टर तो नैब के चेयरमैन बने हुए हैं, वो रात को स्टेटमेंट जारी करते हैं कि हम सुबह इतने लोगों को पकड़ लेंगे, इतने नोटिस इशू कर देंगे। इनकी वजह से आज सिंध में कोई ब्यूरोक्रेट अपना कलम नहीं चलाना चाहता, आवाम की खिदमत नहीं करना चाहता, क्योंकि वो डरता है कि मैं कोई ऐसा काम करूंगा मुझे चेयरमैन आ जाएगा। नहीं आपके ख्याल में केपी में नहीं है करप्शन? सर मैं आपसे आगे पूछता हूं, आप मुझे उधर जाके रिलेट कर देते हैं। This is your perception. What has been आपके proved? ख्याल में सब गूग हैं। there is no corruption. I never said there is no corruption, but ये केपी की बात क्यों नहीं करते? आज तक पीपल्स पार्टी के खिलाफ टॉकिंग अबाउट यू सर, मुझे आपसे ये बताइए, आज ये दो टोक आप कह सकते हैं देयर इज नो करप्शन इन सेंस? I never said and I will never say there is zero corruption. But But आप बोलते हैं as हल्का compared, मैं ये कह रहा हूं जो परसेप्शन बनाया जाता है ना पीपल्स पार्टी के खिलाफ, वो गलत है। बिलियंस ऑफ रुपीस की करप्शन। आप इनसे पूछें जो इन्हें एहतसाब कमीशन बनाया करोड़ों रुपए का, वो क्यों बंद हो गया? क्यों इनकी 5 साल हुकूमत में एक भी इंक्वायरी उस पर नहीं हो सकी? एक भी इनके एमपीए के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हो सकी। आज इनके खिलाफ इंक्वायरी करने जाते हैं तो ये आईजीज को हटा देते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स को हटा देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को रात के 12 बजे इनका ट्रांसफर नोटिस आ जाता है। लेकिन हमारे एक नौजवान, एक मेहनत करने वाला एसपी यहां से गायब हो जाता है, उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आता, कोई पुलिस वाला नहीं हटाया जाता। ये इनकी पॉलिसीज हैं। आप इनसे भी पूछें ना, इनसे पूछें कि केपी में एक इदारा बताएं जो इन्होंने बनाया, एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दें मुझे, एक अस्पताल का नाम बना दें। एक अस्पताल बनाया ने शौकत खानम, अपने फंड्स के लिए। मैं उनसे सवाल कर लेता हूं, इनसे ये भी पूछें फॉर द रेफरेंस सिंध के अंदर स्पेसिफिकली, मैं इसलिए बता रहा हूं आप इनसे कराची के लिए पूछ लें। मैं आ रहा हूं ना कराची के लिए, तो मैं आपसे पूछूंगा ना सर, क्या बात कर रहे हैं? वोट इनको मिले ना, 10 साल यहाँ के नुमाइंदे कराची से सर, दे आर इन फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपकी है। व्हाट यू हैव डिलीवर्ड इन सिंध, मैं इनसे ये पूछ रहा हूं, मुझे आपसे फॉर द रेफरेंस ताकि इनको आसानी हो, सिंध के अंदर पिछले 10 सालों में क्या कुछ डिलीवर किया है? कोई 4 से 5 चीजें अभी बता दें इनको, ताकि मैं इनको दिखा सकूं कि सर देखिए दिस इज व्हाट पीपल्स पार्टी हैज डिलीवर्ड। अभी बता दें सर जल्दी से। एनआईसीवीडी एक ऐसा इदारा है, तो मैं जिससे पूछता हूं, एक ऐसा नहीं है ना, हम प्राइवेट सेक्टर की मदद से उसकी फंडिंग पूरी सिंध गवर्नमेंट कर रही है और उसका इलाज 10 सालों में आपसे पूछूं आपने क्या बनाया? आप एक मैं आ रहा हूं उसमें ना, आपने मुझसे 4-5 चीजें पूछी ना, आप अटक गए एक चीज पे, आप आगे तो बढ़ने देना। एनआईसीवीडी एक ऐसा इदारा है जो पूरे पाकिस्तान में उसकी वाहवाही हो रही है, लोग आ रहे हैं वहां इलाज कराने। हमने अंडर पासेस बनाए, हमने ब्रिजेस बनाए। मैं आपसे पूछ रहा हूं पिछले 10 साल में आपने क्या काम किया? आप मुझे कराची के हमने 60 डैम्स बनाए कराची में, हमने पॉलिसीज बनाई, हम लेजिस्लेशंस लाए, और क्या क्या बताऊं आपको मैं? सर ये पिछले 10 साल की अचीवमेंट आप बता रहे हैं। हमारी बहुत सारी अचीवमेंट, उसके लिए तो एक पूरा अलग शो करना पड़ेगा आपको। ये 2 मिनट में नहीं खत्म होंगे। पूछा था ताकि मैं आपको जो है ना ये बता सकता है। देखें दिस इज व्हाट पीपल बताया आपको, मुझे थोड़ा सा याद आया, हॉस्पिटल्स बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई, स्कूल्स बनाए। एनआईसीवीडी का मैंने आपको नाम लिया, मैंने आपको बताया 60 डैम्स बनाए हमने, ठीक है? उससे आप अपडेटेड हैं? अच्छी तरह हूं, मैं खुद चेयरमैन हूं हायर एजुकेशन का। आई थिंक आपको नहीं पता अगर हैं तो आप तमाम तर सिचुएशन जानते हैं कि सिंध के अंदर एजुकेशन की क्या हाल है। मजे की बात ये है कि शर्मिंदा तो आपको होना चाहिए, आप लोगों से आपने आवाम से झूठ बोल के आप आए हुकूमत में, आपको शर्मिंदा होना चाहिए। अभी ये याद आया मुझे कि ये बात हो रही थी शहादत की, जो बेचारा वो अयान अली का जो प्रोसिक्यूशन था कस्टम वाला, कि जिसने वो किया था उसको मरवा दिया गया। तो इस सूबे के अंदर, इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर कैसे कैसे जराइम हुए हैं। हाँ, अब ये जरूर एक बात बता दूं कि खौफजदा हैं,
और इस वक्त घेरा उन्होंने कहा ना कि घेरा bureaucracy तंग जो है, घेरा वो तंग काम तक करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि घेरा आप लोगों बात तक सुने, है। यही अगर इनसे लूट बातें करवा लो बस। अगर लूट मार काम है, वही ब्यूरोक्रेट्स के घरों से अरबों रुपए बरामद हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेट दुबई में तो इनके मेंबर्स की प्रॉपर्टीज निकल रही हैं, अगर ये उसका नाम नहीं लेते अब ये। घेरा तंग हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। अब आप देखें, कभी वो स्पिन बॉलिंग पे आते हैं, कभी फास्ट बॉलिंग, कभी बाउंसर। अच्छा, क्यों परेशान है? और इंशाअल्लाह ताला इस दफा ये तो अच्छे बॉलर की पहचान है, ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो आप गलत मिसाल दे रहे हैं कि जब दी आपकी जाए, तरह जो थोड़ी दी है, जाए, सिर्फ यू-टर्न क्योंकि- लेते रहे सारा दिन बैठ के बस। इस वक्त पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक उम्मीद है कि जो माजी के अंदर होता रहा वो आगे नहीं होगा और मुल्क उठ खड़ा होगा और चल पड़ेगा। ठीक है, देखा जाना है, क्योंकि लेकिन 3 महीने जो थे, और जब भी अगर कोई स्लाइड चल रहा होता है तो पहले फवाद साहब ये 3 साल भी गुजर जाएंगे, यही बातें कर रहे हैं, होंगे। रोकते हैं, उसको अरेस्ट करते हैं, क्योंकि जो ऐसे फिर उसके बाद चीजें टिकअप शुरू होती हैं। चले, मैं मुझे एक कोई ब्रेक लेकर आ जा रहा है, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा और ब्रेक के बाद जरा मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि बात सिर्फ वादों और दावों तक ही रहेगी या तो हकीकी तौर पर आवाम को कुछ डिलीवर भी किया जाएगा। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद मैं समीर जरा ये जानने की आपसे कोशिश करूंगा कि एक तरफ तो हमने देखा कि जरदारी साहब ने अब से कुछ दिनों काबिल ही मुफाहमत का हाथ बढ़ाया गवर्नमेंट की तरफ। बिलावल साहब जो है वो ये तक कहते हुए दिखाई दिए कि जी ठीक है, गवर्नमेंट को पॉजिटिविटी के साथ सपोर्ट भी किया जाएगा, कदम बढ़ाओ, इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर फवाद चौधरी साहब का जो रिस्पॉन्स था वो बड़ा डिफरेंट आया। अब एक बार फिर बैक फुट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जा चुकी है और इसीलिए जोड़ा जाता है कि, और हर बार फवाद चौधरी साहब भी ये कहते हैं और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी आला क़यादत कहती है कि चूंकि घेरा तंग किया जा रहा है करप्शन के खिलाफ और ये मामलात कुछ जाते हैं आला क़यादत तक भी, तो इस वजह से पीपल्स पार्टी जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजन का शिकार दिखाई देती है। मामलात यूं ही है। अगर आपको याद हो, फर्स्ट डे इन पार्लियामेंट मेरे चेयरमैन ने स्पीच की थी, बोला था हम आपको 100 डेज देते हैं, आप खुल के काम करें, आप मुल्क की खिदमत करें, आप अच्छी पॉलिसीज बनाएं, हम आपका साथ देंगे। ठीक। कुछ दिन पहले भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ। सो इससे साफ जाहिर होता है कि पीपल्स पार्टी बिलीव्स इन अ डेमोक्रेसी। वो चाहते हैं कि जमहूरियत को चलना चाहिए। हम कंटेनर की सियासत में बिलीव नहीं करते हैं। अब आप केसेस की बात कर रहे हैं तो को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने तो 11-12 साल जेल काटे, कोई केसेस नहीं थे उनके ऊपर, कोई प्रूफ नहीं हुआ था, उसके बावजूद उन्हें केसेस काटे। आज भी मेरी पूरी क़यादत इसी मुल्क में बैठी है, भागी नहीं है केसेस से, फेस कर रहे हैं। हमें केसेस से कोई डर नहीं लगता। ये केसेस की वजह से जो एटीट्यूड है चेंज नहीं हो रहा है, ये इनकी इल पॉलिसीज की वजह से एटीट्यूड चेंज हो रहा है। हम मुल्क को एक खड्डे में गिरते हुए देख रहे हैं, एक हम अपना जीडीपी को खराब होते हुए देख रहे हैं, हम आवाम के जो हैं उसके हक को खाया जा रहा है उसको देख रहे हैं, जिसकी वजह से आवाज उठा रहे हैं। और वंस अगेन मैंने आपको बताया ना, हम पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे, हम जमहूरियत की सियासत करते हैं, कंटेनर की सियासत नहीं करेंगे। ठीक है, that's wonderful। जो इनके इकदाम हुए आईएमएफ के साथ, जिस शराइत पे आईएमएफ के साथ इन लोगों ने डील की, उस पे आवाज उठाई। अभी गई। तो नैब पे हम आवाज उठाए, क्यों शहबाज शरीफ साहब के अरेस्ट पे आवाज उठाई। आप भूल गए ये जो आसिफ जरदारी साहब आज केस फेस कर रहे हैं, ये पीएमएलएन के ही बनाए हुए हैं, ये तो इन लोगों ने खुलवाए प्रेशर डालने के लिए। हमें इस केसेस से कोई डर नहीं है, क्योंकि हमें पता है इसमें कुछ सदाकत नहीं है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा फेस किए केसेस। आप 12 साल एक इंसान जेल में रहा, एक इनोसेंट आदमी को जेल में डाला गया जिसपे कुछ प्रूव नहीं हो सका, तो वो अब क्या इन केसेस से डरेगा? ठीक है नजीब साहब, सर ये बड़ी अच्छी बात है। वो ये कह रहे हैं कि जी हम जो इस वक्त एक सिचुएशन जो हमारे ऊपर डाली जाती है, एक्चुअली हम इसको सफर नहीं कर रहे, बल्कि जो आपकी पॉलिसीज हैं उसके हम खिलाफ हैं और उसके ऊपर हम शोर मचा रहे हैं। डेमोक्रेसी का जो तस्वुर अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने क्रिएट किया कि जी 5 साल लूटो, फिर 5 साल फूटो, बाहर बैठो, फिर इलेक्शन के अंदर आओ, वो पैसा लगाओ और फिर लूटो और बाड़ियां लगाओ। और ये जो 11 साल का, ये जो 11 साल की जेल का है, वो कहां गए वादे के? अल्ताफ हुसैन को लाएंगे, एमक्यूएम के साथ कोalition कर ली है। मैं आपको बात सुने, मैं आप ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, दे विल आइदर बिहेव और इफ दे डोंट बिहेव,
अकॉर्डिंग जो लीडर मुशर्रफ को ला रहे हैं, वापस नहीं ला रहे हैं, ये बताएं। और तो नतीजा क्या होगा, दे विल बी ला रहे हैं, वापस नहीं ला रहे हैं। मैं तो ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान अकाउंट से पैसे ला रहे हैं, वापस नहीं ला रहे। पाकिस्तान के आम लोगों को खुशहाल करना इस मकसद है ओनरशिप का। अगर ये पीटीआई वो नहीं कर सकी, देखें Political victimization से अवाम का फायदा कैसे हो रहा है? आज इमरान खान ने उम्मीद लोगों को दी है, और ना उम्मीद पाकिस्तानियों को ये सबसे बड़ी चीज थी कि एक उम्मीद की क्षमा लोगों के दिल के अगर अंदर लोगों है। में होप थी तो उन लोगों के साथ टैक्सेस बढ़ा, और रेहम खान की सूरत में भी होप दी थी, वो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाकर, बिजली की कीमतें बढ़ा के, गैस की कीमतें बढ़ा के। एक बात याद रखें कि कायदे आज़म बड़े लीडर थे ना, लोगों की जानों की कुर्बानी दी गई, ये मुल्क बना। कुर्बानी के बगैर कुछ नहीं हासिल होता, वरना अगर वही कर्जे लेते जाओ और 30,000 अरब हो गए, कल 50,000 अरब छोड़ के चले जाओ, अगली नस्लों को, जानवर भी अपने बच्चों पे वजन डालने की बजाय खुद वजन उठाता है। कौम की किसी ना किसी नस्ल को, ये इमरान खान साहब वाली मेरी वाली नस्ल ने या तो वजन को उठाना है। ये कोई लीडर नहीं कर सकता कि जनाब लोन लेते रहो, सब्सिडी देते रहो, पूरी कौम को मकरूज कर दो, पूरी कौम को गिरवी रख दो। हम तो भूखे मर रहे थे, सवाल की हुकूमत आने से पहले भूखे मर रहे थे। 6,000 अरब से अगर 30,000 अरब तक लोन पहुंचा, इससे कौम यहाँ पे इसको रोकना है, रोक के और मतलब उसके बाद रोकना है। 7 बिलियन का डेफिसिट बढ़ गया 3 महीने में। ये किधर रोक रहे हैं? होंगे जो भी इस वक्त जो भी सऊदी अरेबिया के साथ, हाउस जो है चाइना वो के साथ यूनिवर्सिटी बन जाएगी, गवर्नर हाउस में नहीं रहेंगे, प्रोटोकॉल नहीं होंगे, सब माशाल्लाह झुमका तो चल रहा है। आज अवाम इसका मैं जवाब देता जाऊं। ये सिंबॉलिकली मैं तो चाहता हूं मेरा गवर्नर से गवर्नर हाउस में अगर प्राइम देखें सिंबॉलिकली, अच्छा आपका प्रेसिडेंट हैज बीन मूव्ड टू प्रेसिडेंट हाउस, बस एक महीना पहले ही हैज मूव्ड पूरी फ्लोर्स बनाए वहां। पहले दिन असेंबली में गया, मैंने कहा मैंने एक्सचेकर से 1 रुपया नहीं लेना। सर ये आप इंडिविजुअल एक्ट कर रहे हैं ना, मुझे आपसे ये बताइए कि मुझे 1 मिनट जरा बात करने दें इस पे। इमरान खान साहब ने इंडिविजुअल एक्ट किया कि वो जाके एमएस के घर में रह रहे हैं, मिलिट्री सेक्रेटरी के घर। बिल्कुल ठीक। 522 एम्प्लॉइज ऑफ प्राइम मिनिस्टर हाउस हैज बीन 4 लोग होंगे, एक मिनट, और फिर मैं 2 गाड़ियां इस्तेमाल करूंगा। आज ये बता रहे हैं 500 से ज्यादा एम्प्लॉइज जो हैं, उसका मैं जवाब देता हूं। 200 एम्प्लॉइज को एक जगह कहीं और 122 या कुछ जो रह गए, स्पिरिट को, ठीक है, सॉरी, स्पिरिट को तो अप्रिशिएट मैं ये बोल रहा हूं, आई वांट टू चेंज द सिचुएशन ऑफ दिस ऑफिस। बट आप कभी गए प्राइम मिनिस्टर हाउस? मैं आपको ये बताऊं, आप कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस गए? जो एमएस का घर है वो कोई छोटा घर नहीं है, वो इतना ही बड़ा घर है। पहला इस जगह इनके प्रेसिडेंट हैज मूव्ड बैक टू हैज मूव्ड इनटू द प्रेसिडेंसी। फाइन, पूरे फ्लोर्स तोड़ के नहीं बनाए इस उन्होंने। जगह को मैंने ठीक करना, पहले मैं सुराख बंद करूंगा। आज फाइनेंस मिनिस्टर एनक्लेव में जिसमें सादा रहता था, उस घर को पूरा तोड़ के वापस बना रहे हैं। चलिए मैं इसको बिल्कुल समझ। इनकी ऑस्टेरिटी ड्राइव किधर गई बताएं ना मुझे। ऑस्टेरिटी ड्राइव मैंने आपसे कहा ना, वो तो वक्तन फवक्तन वो जब 5 वजीर लेके चाइना पहुंचे और चीफ मिनिस्टर को लेके पहुंचे, नजर आ गया। रेलेवेंट वजीर कितने साफी गए, झूठी कस्में कितने साफी गए, ये पूरे जहाज भर के ले जाते। आपका बुलडोजर कहाँ है? वो पूरे जहाज भर के ले जाते। तो नहीं लेके आपका बुलडोजर। सर मुझे इतना बता दें, अवाम होपफुल रहे कि चीजें बड़ी बेहतर होनी। क्विकली मुझे सम अप करना। मैं समझता हूं अवाम होपफुल हैं और अवाम की होप पूरी होना शुरू होगी। ये तो आपकी होप। मुझे क्विकली आप रिस्पॉन्ड करें। मैं ये जरूर कह रहा हूं क्योंकि बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि पहला काम कंप्लीशन के करीब है कि सारे सुराखों को और सारे पिल्फरेजेस और लीकेजेस को, क्योंकि जब आपने यहां पर ला के माल रखना है तो पहले चोरी और डाके के जितने सुराख थे, सर चलिए ठीक है, वो बंद कर देंगे। ओके फाइन। समीर मुझे ये बताइएगा, होप्स हैं कि थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? क्विकली मैं आपको बिल्कुल स्पीड में एक चीज बता दूं। ये चाइना गए, वहां भी ने पाकिस्तान की बुराई की, पॉलिटिकल लीडर्स की बुराई की। ये व्हाई डोंट दे वर्क टुवर्ड्स एक्सपोर्ट्स? ये जो आज बात कर रहे हैं, कश्मीर लेके पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, ये ट्रेड पॉलिसीज में क्यों नहीं बात करते हैं? ये तो कहते हैं हमारे पास सारे चैंपियंस हैं। इस प्रोग्राम में आपने इंटरनेट पे बटन दबाएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मजाक हो रहा है इस प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम 2 टॉक से फवाद अमर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।